हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं प्रिंस त्यागी एलटी स्टडी पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज लेकर आया हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं प्रिंस त्यागी भारतीय रेलवे में एज ए असिस्टेंट लोको पायलट कार्यरत हूँ और इसलिए आपको रेलवे से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियाँ देना चाहता हूँ और आपको देता रहूँगा। तो देखिए, इसमें आज जो मैं जानकारी लेकर आया हूँ वो क्या है कि आप ये एक इंजन देख रहे हैं। ये भारतीय रेलवे का एक इंजन है और ये इंजन अभी तक का सबसे पावरफुल इंजन है। 12,000 हॉर्स पावर का इसकी जो पावर है वो है 12,000 हॉर्स पावर। 12,000 हॉर्स पावर का ये इंजन है और ये सबसे ताकतवर भारतीय रेलवे का इंजन है, जिससे क्या किया जाता है कि जो हैवी गुड्स ट्रेन होती हैं, जो हैवी मालगाड़ियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा वजनदार होती हैं, उनके लिए इसे यूज में लाया जाता है। अब देखिए, इसमें क्या है कि आप जैसा देख रहे हैं, एक मिनट, देखिए ये जो है ये एक ट्विन टाइप इंजन है। ट्विन टाइप का मतलब है कि जिसमें दो इंजन एक जैसे, लगभग ऐसे प्रतीत होते हैं कि ये दो इंजन एक जैसे इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन ये होता एक ही इंजन है। और इस इंजन का नाम क्या है? इस इंजन का नाम है बैग 12। बैग 12। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, बैग है तो इस बैग की क्या फुल फॉर्म है? वाइड गेज एसी ट्रैक्शन गुड्स। वाइड गेज एसी ट्रैक्शन गुड्स। देखिए, भारतीय रेलवे में तीन तरीके के गेज होते हैं। गेज का मतलब है जो लाइनों के प्रकार हैं वो होते हैं ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज। तो ये वाइड गेज के लिए ये इंजन है वाइड गेज एसी ट्रैक्शन। एसी मतलब जो जिस लाइट से ट्रेन चलाई जाती है, इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं, उसे कहते हैं एसी। ओएचई के वायरों द्वारा वह चलाई जाती है। और गुड्स, गुड्स का मतलब होता है जो मालगाड़ियां हैं उससे संबंधित। तब वाइड गेज एसी ट्रैक्शन गुड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये क्या है कि 12,000 हॉर्स पावर का इंजन है। अब देखिए, इसके बारे में मैं आपको और जानकारी शेयर करता हूं। देखिए, ये इसका एक दूसरा फोटो है जो फ्रंट से लिया गया है। ये देखिए, अब इसमें क्या है, इसकी इंटरेस्टिंग बातें कुछ ऐसी हैं कि एक तो ये बहुत सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त है। दूसरा, इस इंजन में जो जनरल इलेक्ट्रिक इंजन पहले से आते हैं, उन इंजन में केवल एक फेज से वह इंजन चलता है, जबकि यह तीन फेज से चलता है। जो ये इलेक्ट्रिक इंजन है ये थ्री फेज से चलता है, इसीलिए इसकी पावर अधिक है। अब आप कहेंगे कि भाई ओएचई का जो वायर होता है ऊपर, जो ट्रेन जिससे ट्रेन चलाई जाती है, आपने देखा होगा कि एक पेंटोग्राफ टाइप का, ये पीछे देखो थोड़ा सा दिख भी रहा है, ये पेंटोग्राफ ऊपर लगा रहता है। ये अगर हमारा ऊपर का ओएचई का वायर और उससे एक इस तरीके का पेंटो टाइप लगा रहता है, और वो नीचे इंजन पे जुड़ा हुआ होता है इस तरीके से, और यहाँ ये इंजन चलता रहता है। इस तरीके से ये लग के ये ट्रेन है। और ये जो चीज़ बोली जाती है जो ऊपर घिसती रहती है लगातार, इसे बोलते हैं हम पेंटोग्राफ। और यही पेंटोग्राफ, जो वायर ऊपर होते हैं उसे बोलते हैं ओएचई के वायर। तो जो ओएचई के वायर से मिलकर चलता है, यही ये पेंटोग्राफ होता है। तो इस पेंटोग्राफ के माध्यम से कोई भी ट्रेन का इंजन अपने लिए बिजली लेता है। अब ये थ्री फेज से चलता है। थ्री फेज कहाँ से मिलते हैं? इसे आप सोचेंगे कि भाई वायर तो एक ही है, लेकिन फेज थ्री कहाँ से मिलेंगे? तब इस इलेक्ट्रिक इंजन की ये क्वालिटी है कि ये एक फेज की बिजली लेकर उसे तीन फेज में अपने आप कन्वर्ट करता है। एक फेज की बिजली लेकर उसे तीन फेज में ऑटोमेटिक स्वयं ये जो है कन्वर्ट करेगा। चलिए, इसके बारे में अब कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें देखते हैं। चित्र तो आपने देख ही लिया होगा। ये देखिए, तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि वैग का मतलब होता है वाइड गेज एसी ट्रैक्शन गुड्स। अब वैग 12 भारत के सबसे शक्तिशाली रेल इंजनों में से एक है। यह अपनी श्रेणी में 12th जनरेशन का लोकोमोटिव है, जिसकी क्षमता 12,000 हॉर्स पावर है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 12,000 इसकी हॉर्स पावर है। यह अपने पूर्ववर्ती वैग 9, इससे पहले वैग 9 आया था, उसकी तुलना में दुगना शक्तिशाली और दुनिया का सबसे शक्तिशाली फ्रंट लोकोमोटिव है। इन लोकोमोटिव को वर्तमान में बन रहे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर तैनाती को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। और देखिए, बताते हैं इसके बारे में और इंटरेस्टिंग सी बातें।
देखिए इसका निर्माण हो कहाँ रहा है, तो ये बिहार के मधेपुरा में इसका निर्माण हो रहा है। और इसका निर्माण बिहार के मधेपुरा स्थित MELPL में हो रहा है। बता दें कि MELPL फ्रांस की अल्ट्रसोम और भारतीय रेलवे का एक जॉइंट वेंचर है। देखिए जो जो MELPL है जिसके अंदर इसका निर्माण होता है वो फ्रांस के और अपने भारत के PPP मॉडल पर आधारित है। ठीक है, PPP मॉडल का मतलब है कि उसके साथ पार्टनरशिप में है। तो अल्ट्रसोम जो फ्रांस की कंपनी है और भारतीय रेलवे की जॉइंट वेंचर है ये। उसके बाद मधेपुरा में निर्माण हो रहा है, लेकिन इसका मेंटेनेंस उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और महाराष्ट्र के नागपुर यार्ड में होगा। मेंटेनेंस यहाँ होगा। और इस तरीके के 800 लोकोमोटिव बनाए जाएंगे। फिलहाल भारतीय रेलवे में 100 से भी ज़्यादा वैक 12 भी लोको सेवाएं दे रहे हैं। 800 बनाने का अभी टारगेट लिया है और 100 से ज़्यादा इस टाइम सेवा दे भी रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, तो यह एक ट्विन सेक्शन लोकोमोटिव है जिसे ब्रॉड गेज पर दौड़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। मैं आपको बता चुका हूं कि ब्रॉड गेज क्या है। उसके बाद इस लोको का व्हील मैनेजमेंट, देखिए व्हील मैनेजमेंट बोबो प्लस बोबो कैटेगरी का है। व्हील मैनेजमेंट जो इसके चक्के हैं वो बोबो प्लस बोबो कैटेगरी है उसका है। और इसका वजन 180 टन है और जिसे 6000 टन वजनी ट्रेन को खींचने की क्षमता रखता है। इस इंजन की अधिकतम गति 120 kmph है। जबकि इसका जो 180 टन का इसका इंजन है, और आप जानते हैं कि जितना इंजन भारी होगा ट्रेन उतना ही वजन खींचने में सक्षम होगी। तो 6000 अब ये तो बदलो, एक मिनट कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी भाई, जिसकी वजह से वीडियो 1 मिनट के लिए स्किप हुई। हाँ, तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 120 kmph है। और अब क्या है कि 120 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, वो भी 6000 टन के वजन के साथ। आप देख सकते हैं कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, वो पावर देखने में ही ऐसा लगता है कि उसमें डबल इंजन है और क्षमता भी उसमें डबल के बराबर ही है। चलिए, अब इस इंजन की संख्या बढ़ने के साथ साथ अधिक वजनी ट्रेनों के लिए मल्टीपल इंजन, देखिए मल्टीपल इंजन का मतलब क्या है कि जो पहले हैवी ट्रेन्स होती थी, हैवी मालगाड़ियाँ होती थी, उनमें आपने देखा होगा कि डबल इंजन लगाए जाते थे। 2 इंजन कनेक्ट करके तब उन्हें खींचा जाता था, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती थी। लेकिन उसके उपयोग को कम किया जा सकता है इस बड़े इंजन को यूज करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, अब इसकी खासियत क्या है, फीचर्स क्या हैं इसके। तो इसमें 2 लोकोमोटिव होते हैं, ये चर्चा हम कर चुके हैं। दोनों वो प्रकार के होते हैं और ट्विन एक्सल्ड बोगी पर टिके होते हैं। 180 वजन का 3 फेज का इंजन, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये 3 फेज का इंजन है। एक फेज लेती है ऊपर से पेंटोग्राफ के माध्यम से, जो पेंटोग्राफ होता है ये, और इसे 3 का बना देती है। ठीक है, ये इंजन का खुद का कार्य है, ये यहाँ से पेंटो के माध्यम से केवल एक फेज लेकर इसे 3 में कन्वर्ट कर देता है। और 8 एक्सल डिजाइन है, 8 एक्सल्स होते हैं। ठीक है, चलिए, और ऊर्जा की खपत को भी ये कम करता है। कैसे कम करता है ये मैं बताऊंगा आगे अभी। देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इस लोकोमोटिव में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है। देखिए यही ऊर्जा की खपत करता है, जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है यही ऊर्जा की खपत कम करता है। कैसे? ट्रेन के ब्रेक लगने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर लेता है। जब ब्रेक लगाए जाते हैं उस टाइम प्रेशर टूटता है गाड़ी का, तो उस टाइम क्या करता है, ये जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसे स्टोर कर लेता है और फिर बाद में धीरे धीरे उसे यूज करता रहता है। तो इसलिए यह ऊर्जा की खपत कम करता है। पहली ही एनर्जी को अपने पास रीस्टोर कर लेगा, तब नई एनर्जी लेने की जरूरत कम पड़ेगी। इसलिए यह ऊर्जा की मात्रा जो है वो कम खर्च करेगा। ठीक है, देख रहे हैं कितने इंटरेस्टिंग टाइप का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैक 12 बी 12,000 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ पहला लोकोमोटिव है जिसकी क्षमता 10,000 हॉर्स पावर से अधिक है। ठीक है, ऐसा लोकोमोटिव पहला है जिसकी 10,000 से ऊपर है, क्योंकि ये 12,000 हॉर्स पावर का है। ये करंट के लिए भी बहुत अच्छा एक टॉपिक है कि भारतीय रेलवे के पास सबसे ज़्यादा जो पावर का इंजन है वो कौन सा है, तो आप बोलेंगे वैक 12। और उसकी जो 12,000 हॉर्स पावर की इसकी
क्षमता है और कहाँ बनता है ये बिहार के मधेपुरा में बनता है। किसकी सहायता से? फ्रांस की अल्ट्रासोन कंपनी की और भारतीय रेलवे की, दोनों के ही साझेदारी से इसे बनाया गया है। 180 टन इसके इंजन का वजन है, ठीक है, 120 की स्पीड से भागता है। चलिए, इस लोकोमोटिव में अल्ट्रासोन प्राइमा T8 पर आधारित ह्यूमिड और धूल भरे वातावरण और 50 डिग्री से -50 से +50 सेल्सियस तापमान में चलने के लिए विशेषताएं भी शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये हम बात कर चुके हैं कि 12,000, ये ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। ये भी, हाँ ये ठीक है, ये वही स्लाइड लग गई है। अब देखिए, भारतीय रेलवे के 2016 में बने मानक के अनुसार इसमें टॉयलेट की सुविधा भी है। देखिए, अब तक के इंजनों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि उसमें टॉयलेट की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो ये इंजन है वो इसके साथ साथ, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। जो इस इंजन में क्या है, टॉयलेट की सुविधा है। दूसरा, इसके अंदर आपको एक फ्रीजर सिस्टम भी मिलेगा, इसके अंदर आपको एक हीटर सिस्टम भी मिलेगा, और बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजीज के साथ यह जो है ये निर्मित किया गया है, बहुत सुविधा के साथ ये बनाया गया है। कभी मौका मिला तो इसके अंदर का भी मैं आपको एक व्यू दिखाऊंगा। आप बस चैनल के साथ लगातार बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और इसी तरीके की नई नई इंटरेस्टिंग जानकारियाँ लाने के लिए। अब देखिए क्या है कि 6000 से, ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि 6000 टन वजन ये खींच सकता है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, और लास्ट स्लाइड क्या है, ठीक है, ये यही है जो हम बता चुके हैं। तो चलिए देखिए, मैंने आपको आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताने की कोशिश की, जिसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात भी है और एक करंट का अच्छा खासा टॉपिक भी है। आपके सामने लाता रहूँगा इसी प्रकार के रेलवे से जुड़े हुए ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग तथ्य जो आज तक आप समझने में कंफ्यूजिंग में हो कि रेल ऐसा कैसे करती है, रेल ऐसा कैसे करती है, रेल मुड़ती कैसे है, रेल को मोड़ता कौन है, ठीक है, इंजन में क्या होता है, पटरियों में क्या होता है, कितने प्रकार की बोगी होती हैं, कितने प्रकार के वैगन होते हैं, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी है। क्योंकि मैं खुद एक भारतीय रेलवे का पार्ट हूँ, इसलिए मुझे इन सारी चीज़ों पर भरोसा है और मैं आपको बताने में ये सब चीज़ें सक्षम रहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार, एलटी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आपको दो इम्पोर्टेंट थ्योरम कराने वाला हूँ। एक तो होगी बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, जो 10th क्लास में ट्रायंगल चैप्टर में आपको मिलेगी, बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, और दूसरी है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी की फुल फॉर्म होती है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसमें सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसका। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हमें प्रूफ ये करना है कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी और उसमें बीसी के पैरेलल एक लाइन खींच दी जाए डीई, जो ए बी और ए सी को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, जो ए बी को करती है डी पॉइंट पर और ए सी को करती है ई पॉइंट पर। हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ए डी और डी बी का रेशियो ए ई और ई सी के रेशियो के इक्वल होगा। आइए करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन क्या क्या है। एबीसी इज अ ट्रायंगल एंड डीई इज अ पैरेलल लाइन टू साइड बीसी विच कट्स एबी एट डी। एबी को कट करती है डी पर, एंड एसी एट ई, एसी को कट करती है ई पर। उसके बाद हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां पर ये हमने मिलाया है ज्वाइन बीई, बी से ई को मिला दिया है और सी से डी को मिला दिया है, और यहां पर ई एफ परपेंडिकुलर हम अपने आप ड्रॉ करेंगे एडी पर, ई एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एडी पर, और डी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एई पर। इतना हमें अपने आप से करना है, ये रचना करनी है। उसके बाद यहां लिखेंगे टू प्रूव एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी। उसके बाद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करते टाइम सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, और उसके साथ
ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। और उसकी वजह भी बताएंगे अभी कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DEB। ये हम दोनों ट्राइंगल का क्या लेंगे, एरिया लेंगे यहां पर। तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यहां पर भी होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आप ऊपर वाले ट्राइंगल में बेस AD को लेकर चलेंगे क्योंकि हमें यहां पर AD चाहिए। और किसी भी ट्राइंगल में अगर हम इस लाइन को बेस लेते हैं तो हाइट ये होती है, इसे बेस लेते हैं तो हाइट ये होती है, इसे बेस लेते हैं तो हाइट ये होती है। तो हम बेस ले रहे हैं किसको, AD को। ट्राइंगल ADE में हम बेस ले रहे हैं AD, बेस AD ले रहे हैं तो हाइट क्या होगी EF, हाइट होगी हमारी EF। तो हम लिखेंगे 1/2 AD बेस हो गया और हाइट हो जाएगी आपकी EF। उसके बाद इस नीचे वाले ट्राइंगल DEB का एरिया, DEB का एरिया जब लेंगे तो हमें चाहिए AD अपॉन DB। तो इसका बेस क्या होगा DB, बेस होगा DB। और देखिए हाइट यहां पर समझना पड़ेगा कि इस ट्राइंगल की हाइट आप क्या लेंगे। कोई भी जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनता है इस तरीके से तो उसकी हाइट बाहर होती है, उसकी हाइट होती है ट्राइंगल के बाहर यहां पर। तो ये जो ट्राइंगल बना है DEB, इसकी हाइट ये होगी EF, इसकी हाइट भी क्या होगी EF ही होगी। जो ऊपर वाले ट्राइंगल की हाइट थी वही इसकी हाइट होगी EF। और आप इस बात को ना समझ पाए तो एक कागज लेना, उससे ऑब्ट्यूज एंगल बनाना और ऑब्ट्यूज एंगल की देखना आप हाइट बाहर होती है हमेशा। तो इसकी हाइट, इस ट्राइंगल की हाइट कहां पर होगी, ये बाहर होगी EF। जो ऊपर वाले ट्राइंगल की हाइट थी वही नीचे वाले ट्राइंगल की क्या होगी, हाइट होगी EF। यहां पर EF से EF कैंसिल हो जाता है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाता है और हमें मिल जाता है एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। उसके बाद एक बार फिर से ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे, ऊपर वाला ट्राइंगल, और उसके साथ अब की बार ये वाला ट्राइंगल लेंगे, उसके साथ अब की बार ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। अब लेंगे हम इसे इक्वेशन फर्स्ट ऐड कर लेंगे, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DCE, देखिए हमें यहां पर प्रूव करना AE अपॉन AC। तो अब की बार बेस लेंगे AE, क्या लेंगे बेस AE, और जब बेस AE लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, DN आपकी हाइट हो जाएगी। तो हम यहां पर लिखेंगे ADE का एरिया तो वही होगा 1/2 बेस अब की बार क्या लेंगे AE, और जब बेस आप AE लेंगे तो हाइट होगी DN। ऐसे ही यहां पर 1/2 इसका बेस लेंगे ये EC, क्योंकि हमें प्रूव भी करना है AE अपॉन EC, और हाइट वही लेंगे इस ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल की हाइट भी बाहर ही होगी ये DN। मतलब कहने का यह है, अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखें, जो ऊपर वाले ट्राइंगल की हाइट ले रहे हैं वही नीचे वाले की हाइट लेंगे, जो ऊपर वाले की हाइट ले रहे हैं वही नीचे वाले की हाइट लेंगे। और जब पहली बार में करेंगे तो हमें ट्रिक है ये समझने, यहाँ पर AD अपॉन DB प्रूव करना है, तो ऊपर भी लिखो 1/2 AD और 1/2 DB। जो ऊपर वाले की हाइट है बेस के अकॉर्डिंग, बेस AD लिया है तो हाइट F ही ली है, तो नीचे भी हाइट क्या लेंगे EF ही ले लेंगे, जो ऊपर हाइट है वही नीचे हाइट होगी, ठीक है। उसके बाद जब दूसरी बार में ट्राइंगल लेंगे तो बेस AE लिया है, हाइट DN ली है, तो हाइट नीचे भी DN ही लेंगे और नीचे वाले का बेस क्या होगा EC होगा, जो प्रूफ करना AE अपॉन EC, यहां पर AD अपॉन DB। तो यहां से हमें मिल जाएगा एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DCE इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, AE अपॉन EC। ये इक्वेशन आपकी 2 हो जाएगी, इक्वेशन 2। तो ये
AE अपॉन EC प्रूव करना है, AE अपॉन EC। तो नीचे भी यहां भी क्या आ जाएगा, AE अपॉन EC आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये इक्वेशन 2 मिल गई और ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। एक बात यहां पर देखेंगे, अगर 2 पैरेलल लाइन है इस तरीके से और उनके बीच में कितने भी ट्रायंगल बनते हैं, कितने भी ट्रायंगल बना लो आप, इन सब का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, इन सब का एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनने हैं, एक बनना है BEC और एक बनना है DEB और DEC। इनका एरिया इक्वल होगा, जो यहाँ पर दिए हैं DEB और DCE। तो यहाँ पर लिखना है ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। इसे इक्वेशन 3 राइट कर लेंगे। अब इस इक्वेशन 3 से जो DCE का एरिया इक्वल आया है DEB के, यहां पर DCE की जगह DEB पुट कर देंगे, DCE की जगह क्या पुट कर देंगे, DEB। अब देखिएगा y इक्वेशन 3 एंड 2, यहां से DEC की जगह हम DEB रख सकते हैं, तो DCE की जगह DEB रख देंगे। एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल। देखो यहाँ DCE है और DCE का एरिया DEB के एरिया के इक्वल है, तो हम यहाँ पर DEB लिख देंगे और इज इक्वल टू ये दिया है AE अपॉन EC। और ये सब हमने क्यों किया है, क्योंकि अब देखो ये इक्वेशन सेम हो गई। एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू AD अपॉन DB। एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये और ये दोनों इक्वल हैं, और जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनके इक्वल में जो दिया गया वो भी इक्वल होगा। AD अपॉन DB इज इक्वल टू आ जाएगा आपका AE अपॉन EC। यहां लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से आप देखेंगे कि AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC, और यही हमें प्रूव करना था, देंगे हेंस प्रूव। हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं प्रिंस त्यागी LT स्टडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि मैं भारतीय रेलवे से जुड़ा हुआ हूं और अपना परिचय पहली वीडियोज में भी दे चुका हूं कि मैं एज ए असिस्टेंट लोको पायलट भारतीय रेलवे में कार्यरत हूं। तब देखिए, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी मैं जो भारतीय रेलवे से जुड़ी मुख्य जानकारियां हैं वह दे पाऊं। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने पहले भी 2 वीडियो दी हैं और आज भी एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये आप सभी ने मालगाड़ियां देखी होंगी और मालगाड़ियों के अंदर ये विभिन्न प्रकार के आपने वैगन देखे होंगे। अलग अलग तरीके की मालगाड़ियों में अलग अलग तरीके के वैगन भी पाए जाते हैं। तो आज का मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि इन वैगन के क्या नाम हैं और क्या इनके अंदर सामान ले जाया जा सकता है। इन सभी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम मोटिवेट हों और आप लोगों तक इसी तरीके से भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई जानकारियां देते रहें। तब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि भारतीय रेलवे में कितने तरीके के वैगन होते हैं। इनमें से कुछ मुख्य वैगन मैं आपको बताऊंगा, होते तो बहुत तरीके के हैं, इतने बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ मुख्य वैगन के प्रकार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए, फर्स्ट ये है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टैंक वैगन्स की। देखिए, ये टैंक वैगन्स हैं और टैंक वैगन का मतलब है इस तरीके के वैगन जिसमें गोल तरीके की टंकी टाइप होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये गोल टंकी टाइप है और ये भी एक इसी तरीके से टंकी टाइप है। तो इस तरीके के वैगन्स में होता क्या है कि इस तरीके के वैगन्स में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन वगैरह चीज़ें ले जाई जाती हैं और इसमें लूज संटिंग अलाउ नहीं होती। लूज संटिंग का क्या मतलब है कि लूज संटिंग का मतलब है जो ढलानों पर संटिंग की जाती है, ढलानों पर इंजन को अलग किया जाता है आगे की तरफ इंजन रख के, तो उस तरीके की संटिंग इसमें नहीं की जाती है। ठीक है, देखिए, जैसे
देखिए ये कुछ दूसरी तरीके के टैंक बैगन हैं, क्योंकि टैंक बैगन भी कई तरीके के होते हैं। तो ये दूसरी तरीके के हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार का है, जिसे हम क्या कहते हैं, BTPGLN, और ये है BTCS बैगन। तो ये इस तरीके के बैगन हैं, इनका भी अपना अपना अलग अलग इस्तेमाल है। जैसे उसमें पेट्रोल और डीजल ले जाए जाते हैं, इसी तरीके से इसमें भी गैस वगैरह की सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये टैंक बैगन की बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये भी देखिए, मैं आपको इस बारे में बता चुका हूँ कि इनके ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ होता है नोट टू बी लूज संटेड। इसका मतलब लूज संटिंग नहीं होनी चाहिए। और लूज संटिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि लूज संटिंग वह होती है जिसमें एक ढलान पर इंजन को गाड़ी से काटा जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ज्वलनशील पदार्थ रहते हैं जो विस्फोट होने का एक कारण बन सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे प्रकार का बैगन। ये देखिए, ये ओपन बैगन है। और ओपन बैगन में आप देखेंगे कि ओपन वैगन में ये वाला जो टाइप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वाला, ये बॉक्सन कहलाता है। बॉक्सन, ये बॉक्सन बोला जाता है, बॉक्सन। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऐसे पदार्थ भेजे जाते हैं जिसे ना कोई धूप और बारिश से खतरा होता, ताकि कोई इसमें भेजे जाने वाले पदार्थ को नुकसान ना हो। इसलिए देखिए, पदार्थ की जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसा वो पदार्थ है, उसी पदार्थ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ट्रेन के जो वैगन है उन वैगन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर कोई चीज़ बारिश में ख़राब होने वाली है, वर्षा के अंदर ख़राब होने वाली है, तब उसे भारतीय रेलवे कोशिश करती है कि उसे सेफ उसी जगह पर पहुंचाया जाए जहां उसकी वास्तविक जगह है। तो उसके लिए करते क्या है, वे लोग क्या करते हैं कि जो जैसे मान लीजिए प्याज है या फिर अनाज है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बारिश में भीगने के बाद ख़राब हो सकती हैं। इसलिए उन्हें किस तरीके क्लोज टाइप के वैगन्स में भेजा जाता है। अब क्लोज टाइप के भी कई तरीके के हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे BCN है, BCNHL है, तो इस तरीके के वैगन्स होते हैं। तो ये ओपन वैगन है, और ये तो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, क्योंकि ये चलता भी बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर क्या सामान ले जाया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि कोयला या बजरी या ऐसी चीज़ें जिसे कोई खतरा नहीं होता हवा या बारिश या पानी से। तो इसलिए ये जो है खुले वैगन उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये बॉक्सन है। नेक्स्ट देखिए, ये भी देखिए, ये भी एक बॉक्सन है। ठीक है, बॉक्स HL है ये जो है वो बॉक्सन HL है। बॉक्सन HL का मतलब है ये थोड़ा इससे लंबा होता है। जो बॉक्स होता है, बॉक्स थोड़ा छोटा होता है और ये इससे कुछ लंबा होता है, बॉक्सन HL। इसी तरीके से BCN और BCNHL होते हैं, इनके बारे में अभी आगे चलेंगे। देखिए, अब देखिए, ये BCN है जो अब देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। ये आपने देखा होगा, ये भी काफ़ी मात्रा में चलता है, ये BCN है। ठीक है, BCN। तो इसमें भी इस टाइप के दो तरीके के होते हैं, एक BCN होता है, एक BCNHL होता है। ठीक है, तो ये BCNHL है जो आप देख रहे हैं इस टाइम। इसका नाम है, मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये देखिए, ये है BCNHL है ये। और इसके अलावा देखिए, मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ इसका। ये इससे कुछ छोटा होता है। ये तो आपने काफ़ी देखे होंगे, क्योंकि ये अक्सर ये 3 तरीके के बॉक्सन और ये BCN BCNHL ये तो वैगन चलते ही रहते हैं, ज़्यादा चलते हैं। तब देखिए, ये जो वैगन है ये है BCN, इसका नाम है BCN। अब देखिए, इनका यूज किस में होता है, तो इनका यूज होता है ऐसे पदार्थों में जिन पदार्थों में धूप और बारिश से जिन्हें हमें बचाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे सीमेंट है, तो सीमेंट के ऊपर पानी ना पड़े, बारिश आ जाने पर पानी ना पड़े, तो उस स्थिति में सीमेंट खराब हो जाता है। अगर बारिश पड़ जाए तब उस स्थिति में खराब हो जाता है। तो बारिश से बचाने के लिए उन्हें इस तरीके के बंद बैगन में भेजा जाता है। और सीमेंट के अलावा जैसे गेहूं है, चावल है, या कोई भी अन्य अनाज है, ठीक है, या फिर प्याज वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसी के अंदर सप्लाई की जाती हैं। क्यों? क्योंकि बारिश से खतरा
उन चीज़ों को होता है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, BCN के अंदर। देखिए नेक्स्ट बताते हैं आपको, ये देखिए इस टाइम हम बात कर रहे हैं फ्लैट वैगन्स की। तो देखिए मैं आपको बता दूं फ्लैट वैगन्स के बारे में कि फ्लैट वैगन्स कई तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं फ्लैट वैगन्स। लेकिन इन फ्लैट के अंदर हम करते क्या हैं, इन फ्लैट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जो ओपनली जा सकती हैं और उन्हें ओपन मतलब ओपन वैगन के अंदर ही उस चीज़ों को रखा जा सकता है। अगर क्लोज वैगन होंगे तब उसके अंदर उन्हें रखा ही नहीं जाएगा। जैसे देखिए आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं, ये दूसरा वाला जो फिगर है इसमें आप देख रहे हैं ये कॉइल है, एक मिनट, ये देखिए ये कॉइल है, लोहे की कॉइल है। तो ये लोहे की कॉइलें क्या होती है, क्रेन के माध्यम से इस वैगन के ऊपर रखी जाती हैं। तब आप सपोज करो कि अगर ये वैगन बंद हुआ तो बंद वैगन के अंदर इन लोहे की जो कॉइल है इनका वजन इतना होता है, टनों में इनका वजन होता है, तो ये इसके ऊपर रखनी पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इन्हें खुले वैगन के अंदर खांचे बना दिए जाते हैं। ये बीच में जहाँ ये रखी हुई है, एक मिनट देखिए मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, एक मिनट, देखिए ये आप अगर ध्यान से इन्हें देखेंगे तब ये फंसी हुई हैं, ये यहाँ पर फंसी हुई है, नीचे हिस्सा इनका कुछ अंदर गया हुआ है। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो ये कॉइलें हैं, ये कॉइलें उन खांचों के अंदर आसानी से सेट हो जाएं, लुढ़के ना। इसलिए इन वैगन के ऊपर क्या करा जाता है, इनके बीच में खांचे भी बनाए जाते हैं और इन्हें खुला रखा जाता है। तो देखिए फ्लैट वैगन, अब फ्लैट वैगन कितने तरीके के होते हैं बताते हैं आपको। तो ये दो आप देख रहे हैं, तो इसमें पहला है BRNA और दूसरा है BFNS, ठीक है, BFNS। तो BRN जो होता है, BRN में क्या है कि BRN में खांचे नहीं होते, ये देखेंगे आप, ये BRN है, BRN में खांचे नहीं होते हैं। और जो BFNS है, BFNS, उस BFNS के अंदर ये खांचे भी होते हैं, ठीक है। अब ये BRN में कैसे रखे जाएंगे, BRN में जो चीज़ें रखी जाती हैं उन्हें ज़रूरत नहीं होती खांचे वगैरह की, ठीक है, जैसे सरिया, लोहे के सरिये वगैरह, वो सारी चीज़ें इस BFNS के BRN के अंदर जाती हैं, BFNS के अंदर कॉइलें जाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को, और देखिए नीचे मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिख रखी है, इससे आपको ये पता हो जाएगा कि ये मैक्सिमम कितना लोड ले जा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। तब इतना बताना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को एक जनरल सी नॉलेज चाहिए रेलवे के बारे में, ताकि आप देख के कभी पहचान सकें कि भाई ये इस वैगन के बारे में तो हमें बताया है, इसका ये नाम है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इतना ज़्यादा इसकी जानकारी कि कितना ये मैक्सिमम लोड ले जा सकते हैं, कितना इसके अंदर वेट है, इन सब बातों का आप लोगों के लिए अधिक महत्व नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए भाई, तो फ्लैट वैगन के ही ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। देखिए इसमें BRNA के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और दूसरा इसमें है ये BRNA EOR वैगन, ठीक है। तो ये भी कुछ इस तरीके का खुला हुआ वैगन है, और इसके अंदर जो है सरिये या बड़े बड़े पाइप जाते हैं। देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए कंटेनर वैगन। अब भाई कंटेनर वैगन का क्या मतलब है, तो कंटेनर वैगन का मतलब ये होता है कि जो ये फ्लैट आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल फ्लैट टाइप का, इस फ्लैट टाइप के ऊपर आपने देखा होगा कभी कि कंपनियों से जो कंपनियों के चौकोर टाइप के, चौकोर आयताकार, जैसे आयत होता है ना, आयत, या कह सकते हैं आयत नहीं कहेंगे, 3D में घनाभ कहेंगे उसे, घनाभ टाइप के जो बॉक्स होते हैं, बॉक्स चौकोर, वह बॉक्स इनके ऊपर रखे जाते हैं, ठीक है, इनके ऊपर रखे जाते हैं। उस चीज़ को कंटेनर बोला जाता है, जो वो बॉक्स होते हैं उसे कंटेनर बोला जाता है। और कंटेनर वैगन का मतलब है कि जो वैगन कंटेनर को लेके जाएंगे उन्हें हम बोलते हैं कंटेनर वैगन। अब देखिए इसमें दो तरीके क्या होते, तो काफ़ी तरीके के हैं सब में, लेकिन ये देखिए पहला वाला है इसमें BLC वैगन, ठीक है, और दूसरा वाला है इसमें BLLA वैगन, ठीक है, BLLA वैगन और BLC वैगन, तो ये दोनों हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें लोडिंग किस तरीके से होती है उन कंटेनर की, तो इसमें क्रेन के माध्यम से उन कंटेनर को इसके ऊपर एडजस्ट किया जाता है, ठीक है, और फिर ये आराम से जाती है। और कंटेनर इसमें एक के ऊपर एक डबल डेकर ट्रेन जो होती हैं, तो उसमें डबल डेकर जो गुड्स ट्रेन होती हैं, उसके अंदर उन्हीं कंटेनरों को एक के ऊपर एक रख के, 2 या 3 रख के
बना दिए जाते हैं। ठीक है, तब ये जो कंटेनर वैगन है तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर कंटेनर एडजस्ट किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये भी वही है जो पीछे मैं दिखा चुका हूँ आपको कंटेनर वैगन। यह भी एक कंटेनर वैगन का प्रकार है। देखिए घास में खड़ा हुआ क्या शानदार सीन लिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये बड़े कमाल की चीज़ है भाई, स्पेशल पर्पज वैगन। तो देखिए स्पेशल पर्पज वैगन कैसे होते हैं, आपने कभी देखा होगा कि जो बहुत सारी कंपनी होती हैं, तो कंपनी किस चीज़ की, जो कार की कंपनियां होती हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि इस तरीके के बैगन्स का जो है वो स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। कैसे, देखिए बहुत बहुत लंबे ये बैगन होते हैं ये, और इसके नीचे का जो सरफेस है वो भी आप देख रहे हैं कि इसका सरफेस भी कुछ नीचे ऊपर का होता है, और ये एक साइड से, इधर की साइड से नीचे की तरफ खुल जाता है। ये जो इसका जो मेन ये गेट है, ये गेट नीचे खुल जाएगा और इधर पटले की तरीके से यूज हो जाएगा ऐसे नीचे यहाँ। और यहाँ से इसमें क्या होता है, इसमें वाहन ढोए जाते हैं। वाहन कैसे, देखिए दूसरे वाला जो फिगर है, ये वाला, इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये वाले फिगर में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कार है। ये कार तो क्या करती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपनी कारों को सेफेस्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए इन वैगन्स का उपयोग करती हैं। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि कार के अलावा मिलिट्री के बहुत सारे, आपने कभी कोई ट्रेन शायद देखी हो, चलती रहती हैं, कि उसके अंदर मिलिट्री के टैंक हैं और मिलिट्री के अपने वाहन हैं, जो मिलिट्री के ट्रक बस वगैरह होते हैं। ये जो इस तरीके की चीज़ें हैं, उन्हें ले जाने के लिए इन वैगन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो पहला वाला है, जो कार ले जाने के लिए यूज किया जाता है, इस टाइप का आपने देखा होगा, तो वो है BCCA CBM। और दूसरा ये जो होता है वो BCCA CBM A एंड B वैगन। ठीक है, तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि इन दोनों तरीके के वैगन्स हैं। तो पहले वाले में केवल कार भेजी जाती है, और दूसरे वाला जो टाइप का वैगन है उसमें मिलिट्री के व्हीकल, मिलिट्री के टैंक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर सप्लाई की जाती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। तो ये 14 नंबर की स्लाइड है, और मैं इसमें आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है। देखिए मैंने इसमें इसी वैगन को, जो देखिए जो ये वैगन है, मैंने इसी वैगन के ऊपर कार आपको चढ़ते हुए दिखाया है कि किस तरीके से चढ़ाई जाती है। तो ये कार इसके ऊपर चढ़ाई जाती हैं और इसमें से इसी तरीके से ये उतार ली जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 15वां। और देखिए इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे। ये ऐसा वैगन है जो सभी गुड्स ट्रेन में बिल्कुल लास्ट में लगाया जाता है और गार्ड इसके अंदर बैठाया जाता है। तब देखिए क्या है, जो लास्ट में इस वैगन को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम ब्रेक वान या ब्रेक वान। ये कई तरीके के होते हैं, जिसमें जो BBZI होता है, BBCM होता है, तो ये इनके व्हील के ऊपर भी छोटा और बड़ा ब्रेक वान बोलते हैं इसे। तो ये ब्रेक वान है, सबसे लास्ट में आपने बहुत देखा होगा, ये मालगाड़ियों में सबसे लास्ट में लगा रहता है। ठीक है, तो ये बोला जाता है आपका, और इसमें BBZI या BBCM ये इनके नाम हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बहुत सारे ट्रेन के वैगन्स के बारे में बताया होगा। अब आप लोग क्या करेंगे, यदि अब आप ट्रेन को देखें, किसी मालगाड़ी को, तो उसमें देखें और जज करें कि वास्तव में इस वैगन का नाम ये है। तो आप लोग बने रहिए लगातार हमारे साथ और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और इसके साथ साथ आपको रेलवे से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ मैं देता रहूँगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी देता रहूँगा जिनसे आप भली भांति नहीं हैं, अपरिचित हैं, और आप लोगों को इनका जो लाइफ है, रियल लाइफ, उसमें अवश्य ही बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, LT स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज यहाँ हम 10th स्टैंडर्ड के लिए ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा। इसमें हम शुरुआत करेंगे 8.3 से, और 8.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन 1 8.3। इसमें लिखा हुआ है कि साइन 18 अपॉन cos 72। जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कि 18 और 72 इनको ऐड करके कितना आ रहा है 90,
और साइन और कोस है या टेन और कोट है या सेक और कोसेक है जो एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा 1 होता है। जैसे हम इसको सोल्व करने के लिए किसी एक को चेंज कर लेंगे, ये साइन 18 है, साइन 18 को साइन 18 रहने देंगे और कोस 72 को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 18, 90 माइनस 18 कितना होता है 72, और हम अच्छे से जानते हैं कि ये साइन 18 अपॉन कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 18, और यहाँ साइन 18 से साइन 18 को कैंसिल कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा 1। इसी तरीके से क्वेश्चन सेकंड है कोस 48 माइनस साइन 42। इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर हमेशा 0 होता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम या तो कोस को साइन में चेंज कर लेंगे या साइन को कोस में। जैसे लिखा हुआ है कोस 48, तो इसको लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 42। अगर हम 90 में से 42 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा, माइनस साइन 42। अब ये कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, और इसका आंसर हो जाएगा 0। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो हम ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं, किसी एक को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 2a, क्वेश्चन 4 10 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18, कोट a माइनस 18, और हमें यहां पर फाइंड करना है a की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर tan है और यहां पर कोट है, तो किसी तरीके से हम tan और कोट को खत्म करना है और एक इक्वेशन हमें a की फॉर्म में मिल जाए। तो ऐसा करने के लिए हम इस वाले tan को या तो कोट में चेंज करें या इस कोट को tan में चेंज करें। और जैसे हम लिखते हैं कि tan 90 माइनस थीटा, तो ये होता है कोट थीटा, और हम लिखें कोट 90 माइनस थीटा, तो ये होता है tan थीटा। तो tan थीटा को कोट की फॉर्म में लाने के लिए हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ थीटा कितना है 2a, tan 2a की जगह लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2a, और कोट 90 माइनस 2a क्या होता है tan 2a, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। और ये इधर है कोट a माइनस 18, तो यहाँ कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 या प्लस 18, a माइनस 18। अब ये 90 इधर ही रहने देंगे और 18 को ले आएंगे इधर, तो ये प्लस का हो जाएगा, और a 2 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ये हो जाएगा 108 और इज इक्वल टू 3a, यहां से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो a इज इक्वल टू 36 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन है, यहां लिखा हुआ है tan a इज इक्वल टू कोट b, tan a इज इक्वल टू कोट b, और हमें प्रूव करना है a प्लस b इज इक्वल टू 90, ये हमें प्रूव करना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमने दोनों तरफ tan बनाया था, वैसे ही यहां दोनों तरफ क्या बनाएंगे, tan बनाएंगे या कोट बना सकते हैं। तो इस tan को लिख सकते हैं हम कोट 90 माइनस a, कोट 90 माइनस ए क्या होता है tan, और यहां पर हो जाएगा कोट b, तो कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, ए को बदल जाएंगे 90 इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, कोसेक a माइनस 20, और यहां पर भी हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a फाइंड करने के लिए जैसे भी पिछले क्वेश्चन में हम करते आए हैं, इस sec को इस कोसेक की फॉर्म में लाना है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा,
तो हम यहां पर लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a। कोसेक 90 माइनस 4a क्या होगा, सेक 4a। और ये हो जाएगा हमारा कोसेक a माइनस 20। तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब a वाली जो टर्म है हम एक तरफ ले लेंगे और जो ये 20 और 90 है इसको एक तरफ ले लेंगे। 90 और यहां से आएगा 20, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस 4a प्लस a ये हो जाएगा 5a, ये हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 5a और ये 22। तो a यहां से हमारा कितना आ जाएगा 22। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए इक्वेशन में से सेक, साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक इनको गायब करना होता है, जिससे हमें एक इक्वेशन मिल जाती है एक ही फॉर्म में और यहां से हम आसानी से अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है। 8.3 का लास्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि एबीसी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। एबीसी किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हैं, तो हमें प्रूव करना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कोस ए अपॉन 2। ये हमें प्रूव करना है। और गिवन है कि एबीसी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। एबीसी किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हैं, तो वी नो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। ठीक, अब इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 और हमें इधर दिखाई दे रहा है बी प्लस सी अपॉन 2 और दूसरी साइड है ए अपॉन 2। तो हम बी प्लस सी को इधर ही रहेंगे और ए को ले जाएंगे इधर। ये हो जाएगा बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। अब यहां है बी प्लस सी अपॉन 2 और इधर भी क्या है ए अपॉन 2, मतलब एंगल को 2 से डिवाइड किया गया है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा अपना 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 और माइनस ए अपॉन 2। अब हमारा बी प्लस सी भी आ गया और इधर अपॉन में 2 भी है और 90 माइनस ए अपॉन 2 भी है। इस साइड हमें साइन बनाना है और इस साइड कोस, तो हम दोनों साइड साइन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा। जब हम दोनों साइड साइन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए अपॉन 2। ये साइन बी प्लस सी अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा और साइन 90 माइनस थीटा कोस ए अपॉन 2। और ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो ये हमारी 8.3 एक्सरसाइज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये हमने कवर कर लिए हैं। उसके बाद हम चलेंगे 8.4 की तरफ। एक्सरसाइज 8.4 और इसका क्वेश्चन है फर्स्ट, साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए की फॉर्म में चेंज करना है। साइन ए कन्वर्ट साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इंटू फॉर्म ऑफ कोट ए। तो हमें साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे टेन ए को, और टेन ए को हम इजीली लिख सकते हैं टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए। तो ये टेन हमारा कोट की फॉर्म में आ गया, ठीक है। उसके बाद जब हम इस साइन ए, सेक ए और टेन ए हो गया और हमें सेक ए को कोट की फॉर्म में लाना है, तो हम सेक ए को पहले टेन की फॉर्म में लाते हैं और वहां से टेन को चेंज कर लेंगे कोट में। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमें तो सेक ए को कन्वर्ट करना है कोट ए की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और इसे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कोट स्क्वायर ए यहां आ जाएगा और ये प्लस 1 और ये कोट स्क्वायर ए। हमें सेक स्क्वायर ए को कोट की फॉर्म में नहीं लाना है, हमें लाना है सेक ए को कोट की फॉर्म में। तो ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाके हो जाएगा अंडर रूट, सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। तो हमारा सेक भी चेंज हो गया है ये कोट की फॉर्म में। अब हम चेंज करेंगे कोसेक को कोट की फॉर्म में कैसे लाएंगे। ये हमें साइन लाना है कोट की फॉर्म में, साइन को कोट की फॉर्म में लाना है।
तो हम साइन ए को कोट की फॉर्म में लाने के लिए पहले कोसेक को कोट की फॉर्म में लाएंगे और फिर कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो कोट तो आ गया, लेकिन हमें साइन को चेंज करना है कोट की फॉर्म में। यहाँ कोसेक है, कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब इसके अपॉन में 1 होता है, दोनों साइड की डायरेक्शन को हम पलट देंगे इस तरीके से, तो ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हमारे tan को भी हमने चेंज कर लिया, sec को भी चेंज कर लिया और साइन को भी हमने कोट की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर और इसको बनाना है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये हमें प्रूफ करना है LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम LHS लेके चलेंगे। LHS जब आप लेकर चलेंगे यहां पर ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो कोसेक थीटा को हम चेंज कर लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा में और कोट थीटा को चेंज कर लेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में। 1 अपॉन साइन थीटा और इसको लिख लेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसका है होल स्क्वायर। ये एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन में साइन थीटा और इसका है ये होल स्क्वायर। अब हम इसमें 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा दो जगह लिख लेंगे क्योंकि होल स्क्वायर है और नीचे साइन का भी होल स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं ये 1 का स्क्वायर है और ये कोस स्क्वायर थीटा ये भी स्क्वायर है, तो यहां फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। मतलब एक बार 1 के साथ कोस थीटा को ऐड करके लिखेंगे और एक बार 1 के साथ कोस थीटा को माइनस करके लिखेंगे। 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस कोस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। यहां से हमारा 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू RHS। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोसेक और यहां पर हमें प्रूव करना है 2 सेक। इससे 2 सेक लाना है तो हम LHS लेकर चलेंगे बाय टेकिंग LHS। तो ये हो जाएगा LHS लेंगे तो कोसेक अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोसेक। देखिए मुझे अभी ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और इसके बाद मुझे स्कूल भी जाना है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्पीड से करा रहा हूं। आप वीडियो को दोबारा से चलाकर देख सकते हैं। यहां पे एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कोसेक। तो एलसीएम लेकर जब भी सोल्व करते हैं तो पहली वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाती है। जैसे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए यहां पर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कोस ए की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस। अब कोस ए से जब इसमें डिवाइड करेंगे कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आगे ये हो जाएगा कोस स्क्वायर है और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है
और 2ab प्लस 2 साइन ए, ये हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1 कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और एक 1 ये वाला प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब यहां से आगे ये 1 प्लस 1 2 और प्लस 2 साइन है, और ये नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है इंटू कोस है। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन है इंटू कोस है। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये कोस से ऊपर जाके बन जाएगा सेक। कोस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है, कोस नीचे से ऊपर जाएगा। ये 1 अपॉन कोस से क्या होता है सेक, 2 सेक। तो इस तरीके से हमारा RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये लिखा हुआ है 1 प्लस सेके अपॉन सेके, 1 प्लस सेके अपॉन सेके इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस है। ये है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये हम LHS लेकर चलेंगे, बाय टेकिंग LHS। और ये हो जाएगा, देखो जब भी इस तरीके से लिखा हुआ होता है 1 प्लस सेके अपॉन सेके, तो इस नीचे वाले को दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन सेके प्लस सेके अपॉन सेके। 1 अपॉन सेके क्या होता है कोस है, और ये सेके अपॉन सेके क्या होता है 1। अब हमारा आ गया कोस है प्लस 1, और ये ऊपर लाना है साइन स्क्वायर है। तो मैं आपको बता दूं ये होता है 1 माइनस कोस है और 1 प्लस कोस है। इसको लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये होता है साइन स्क्वायर है। क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो हमारे पास 1 प्लस कोस ए तो है, 1 माइनस कोस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस ए। देखिए कैसे, इसे लिख लो 1 प्लस कोस ए और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस कोस ए से। जब मल्टीप्लाई करिए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 1 माइनस कोस ए। ये a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस ए। वी नो 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर है। अभी हमने लिखा है साइन स्क्वायर बाय आइडेंटिटी अपॉन 1 माइनस कोस ए। ये हो जाएगा इक्वल टू RHS। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। और हमें प्रूव करना है कोस ए के प्लस कोट ए। बहुत कम टाइम में आपको मैं इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये देखिए, इसमें क्वेश्चन में हम इसे सोल्व करने के लिए, इस फॉर्म में लाने के लिए हम इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे साइन से ऊपर नीचे। y डिवाइडेड साइन है, इसे न्यूमरेटर को भी साइन से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड करेंगे। अब जब इसे साइन से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन है। ये हो जाएगा माइनस का साइन ए अपॉन साइन है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन है। ये कोस ए अपॉन साइन है प्लस साइन है अपॉन साइन है, और माइनस का 1 अपॉन साइन है। ये कोस ए अपॉन साइन है होता है कोट ए। कोट ए का फॉर्मूला होता है कोस ए अपॉन साइन है, कोट ए। ये हो जाएगा साइन अपॉन साइन है माइनस 1, और 1 अपॉन साइन है क्या हो जाएगा कोसेक ए। उसके बाद कोसेक अपॉन साइन है कोट ए, साइन अपॉन साइन है 1, और ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन साइन है मतलब कोसेक ए। ठीक, उसके बाद
इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये कोटे और कोसेक को ऐसे रहने देंगे और 1 की जगह पुट करेंगे। 1 की जगह पुट करेंगे, हमारी आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो कोट स्क्वायर इधर आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 की जगह पुट करेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक माइनस लगा दो और 1 की जगह पुट करेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। उसके बाद नीचे वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, माइनस कोसेक। ये नीचे बोर्ड में आएगा नहीं, इसलिए ऊपर से करना शुरू करते हैं। हमें प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कोट ए। ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस माइनस। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए और एक ब्रैकेट में आ जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए। उसके बाद ये कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखो इसमें से और इसमें से कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन है, कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन है, तो हम ले लेंगे कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन। तो यहां क्या बचेगा 1, ये वाला माइनस। अरे यहां से कोसेक ए प्लस कोट ए चला गया तो क्या बचेगा कोसेक ए माइनस कोट ए। इतनी बात आप सभी समझ रहे होंगे। ये हो जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। उसके बाद हमें क्या करना है, इस कोसेक ए प्लस कोट ए को ऐसे रहने देंगे और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो 1 माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कोट ए और अपर में भी क्या है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखिए कोट ए प्लस का है, कोसेक ए माइनस का है, कोट ए प्लस का है, कोसेक ए माइनस का है और 1 प्लस का है। तो ये पूरा यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन, पूरे के ऊपर अंडर रूट है और प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एलएचएस ले लेंगे और इसे रूट के अंदर ही डेसिमलाइज करेंगे। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अच्छा 1 माइनस साइन ए है सर डिनोमिनेटर, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। आगे ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर ए। अभी रूट खत्म नहीं करते, ऐसे करने देते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर। अब दोनों का ही ये खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। यहां से आगे सोल्व करने के लिए 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए है तो इसे 1 के नीचे अलग लिख देंगे और साइन ए के नीचे अलग 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सेक ए और साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है टेन इज इक्वल टू आर एच एस। एक क्वेश्चन और कराते हैं, साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा और हमें प्रूव करना है टेन थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ऊपर साइन थीटा दोनों में दिखाई दे रहा है, नीचे कोस थीटा दोनों में दिखाई दे रहा है। तो
तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन लेंगे, नीचे से कोस थीटा। ऊपर से जब आप साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 माइनस 2, 2 साइन थे, एक चला गया, ये साइन थीटा अपॉन नीचे से कोस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 कोस थीटा माइनस 1। स्क्वायर थीटा है, क्यूब थीटा है, स्क्वायर है। अब ये साइन थीटा पर कोस थीटा टेन थीटा होता है, ये तो हमें रखना ही है, बाकी ये सब हमें खत्म करना है। इसमें क्यूब थीटा होता होगा, इसमें क्यूब थीटा होगा क्वेश्चन में, क्योंकि बुक मेरे पास नहीं है, मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं अलग से। इसमें क्यूब थीटा ही होगा, एक बार देख लेते हैं। हाँ, इसमें क्यूब थीटा ही होगा, क्योंकि यहां पर बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और यहां बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब हम क्यूब में से एक पावर को मन लेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर को हमें कोस की फॉर्म में लाना है, क्योंकि ये ब्रैकेट में खत्म करना है। तो 1 माइनस 2, अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से। तो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये अपॉन आ जाएगा, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे कैसे करेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, देखो माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 2, और माइनस 2 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेगा माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये अपॉन में है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, और ये 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कैंसिल टेन थीटा, तो ये इक्वल टू RHS। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर पावर 3 होगी, क्योंकि क्वेश्चन मैंने मेरे पास बुक नहीं है और ये मैंने अलग से नोट कर रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लिखा गया धोखे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और ये हमें प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है, 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। टेन स्क्वायर लाना है, कोट स्क्वायर लाना है और 7 लाना है किससे, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम ओपन कर देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर है, LHS लेंगे इसमें, साइन स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन है इंटू कोसेक है। ऐसे यहां पर कोस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, और ये हो जाएगा प्लस का 2 कोस है इंटू सेक, 2 कोस इंटू सेक। अब ये साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, ये साइन है, ये कोसेक है, तो हम साइन को लिख सकते हैं 1 कोसेक है, तो कोसेक से कोसेक कैंसिल, या कोसेक को लिख सकते हैं 1 साइन है, तो साइन से साइन है कैंसिल, मतलब ये साइन है कोसेक कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरीके से कोस और सेक है, क्योंकि कोस का उल्टा क्या होता है सेक। ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। हमें लाना टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर। उसी तरीके से यहां बचा सेक स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर। तो ये आज ट्रिग्नोमेट्री NCERT 8.3 और 8.4 के सारे क्वेश्चन हमने कवर करा दिए हैं, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और इस तरीके की नई नई वीडियोस जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आती रहेंगी और मिलती रहेंगी आपको। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं प्रिंस त्यागी
एलटी स्टडी पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई जानकारियां अपने इस चैनल पर शेयर कर रहा हूं, तो उसी में मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूं, इस वीडियो का टाइटल ये है कि ट्रेन लाइन चेंज कैसे करती है या ट्रेन मुड़ती कैसे है, या कह सकते हैं कि ट्रेन एक पटरी से दूसरी पटरी पर जाती कैसे है। क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लेकर आप लोगों में अधिकांशतः लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि भाई ट्रेन को मोड़ता कौन है, क्या ड्राइवर जो ट्रेन चला रहा है वह ट्रेन को मोड़ता है या किसी दूसरे माध्यम से ट्रेन मुड़ती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस डाउट को क्लियर करने के लिए आज की इस वीडियो को आपके लिए तैयार किया गया है और आप लोगों को मैं इसमें एक एनिमेशन भी दिखाऊंगा। आपसे ये अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैं दिखाऊंगा आप लोगों को पटरियाँ चेंज होती हुई। एक एनिमेशन लेकर आया हूं मैं, जिस एनिमेशन के माध्यम से आप लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ, इस तरीके से ट्रेन एक लाइन से दूसरी लाइन में जा सकती है। तो देखिए, बताते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आप लोगों से यही अनुरोध है बार बार कि वीडियो को देखना पूरी, तभी आप लोगों का ये डाउट क्लियर होगा। और ये वास्तव में एक ऐसा टॉपिक है जो हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, मैंने एक चित्र लिया है ट्रेन मुड़ती हुई। ये जनरली यहाँ नॉर्मली मुड़ रही है, लेकिन ये कांटों पर कब मुड़ेगी, अभी कांटे क्या होते हैं, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए आगे, देखिए ये तो मैंने मुड़ती हुई दिखाई है। ये देखिए, तो आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेन को मोड़ने में उसके लोको पायलट यानी ड्राइवर का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, ड्राइवर का कोई रोल नहीं होता है ट्रेन को मोड़ने में या ट्रेन की पटरियाँ चेंज करने में। जो पटरियाँ चेंज होती हैं वो मोटर पॉइंट के माध्यम से चेंज होती हैं। मोटर पॉइंट क्या होते हैं वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये पटरी की संरचना है। ठीक है, ये पटरी की संरचना इस तरीके की आप लोगों ने देखी होंगी, एक दूसरे से मुड़ती हुई। ये देखिए, तो इसी स्लाइड में आप लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि भाई कैसे ट्रेन मुड़ती है। देखिए, अब ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये चीज़ आप देख रहे हैं, देखिए जिस पर मैंने सर्कल किया है ये चीज़ है और इधर ये चीज़ है। अब ये जो चीज़ है, ये जो सिरा है इसका, इस सिरे को पॉइंट बोला जाता है। पॉइंट, या हिंदी में जिसे कहते हैं कांटा। इस पॉइंट का ही रोल होता है ट्रेन को मोड़ने में या एक पटरी से दूसरी पटरी पर ले जाने में। इसी पॉइंट का रोल होता है। और इस पॉइंट के बराबर में देखिए, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है और इसी मोटर के माध्यम से जो ट्रेन की ये टंग रेल होती है, ये वाला जो पोर्शन है ये टंग रेल होता है। और इसी मोटर के माध्यम से ये बीच में यहाँ रोडें लगी हुई हैं। एक और फिगर में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये बीच में ये रोड लगी हुई हैं। देखते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हाँ देखिए, इसमें ज़्यादा क्लियर हो रहा है। यहाँ देखिए, ये देखिए, तो ये जो चीज़ है इसे टंग रेल बोलते हैं। और ये पूरा सिस्टम जो कहलाता है, ये वाला एक कांटा कहलाता है, कांटा या पॉइंट। इन्हीं पॉइंट के माध्यम से ट्रेन को मोड़ा जाता है। अब आप देखिए कि ये जो चीज़ लगी हुई है यहाँ, ये यहाँ पर मोटर लगी हुई है। और इस मोटर को कहाँ से रेगुलेट किया जाता है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले आप इतना समझिए कि ये एक मोटर है और ये बीच में रेड कलर की आपको ये रोड दिखाई दे रही है। ये 2-3 रोडें होती हैं, ये रोड दिखाई दे रही हैं। और जब ये मोटर सर्कुलेट होती है, जब मोटर चलाई जाती है, चलाई कहाँ से जाती है ये चीज़ मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, सब चीज़ डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए, इस मोटर के रेगुलेशन से क्या होती है, जो बीच वाली रोडें हैं वो आगे पीछे होती हैं, इस साइड में या इस साइड में। और इन्हीं के माध्यम से जो ये कांटा है, ये देखिए, एक मिनट ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ये जो कांटा है, ये वाला कांटा, ये कांटा या तो इधर की साइड मिल जाएगा, इधर की साइड मिल जाएगा। तो जब ये इधर की साइड मिल जाएगा तो ट्रेन का जो व्हील होता है, चक्का, अभी एनिमेशन के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जाता है। फिलहाल आप मेरी बात को समझिए कि ये जो ये टंग रेल है, छोटा वाला ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन इधर वाली पटरी से मिल जाएगा। और जब इधर वाली पटरी से मिल जाएगा तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये दूसरी साइड का, ये भी अपने आप इधर की तरफ खिसक जाएगा। तो होगा क्या कि जो ट्रेन का राइट हैंड साइड का चक्का है, राइट हैंड साइड का चक्का है, एक मिनट,
एक मिनट, मैं सर्किल ज़्यादा कर चुका हूँ, इन सर्किल को हटा दे रहा हूँ, बस इतना रहने देते हैं। तो देखिए, तो ये जो राइट हैंड साइड वाला चक्का है वो चक्का इस टंग रेल पर चढ़ेगा, क्योंकि जो ये इधर मिली हुई होगी यहाँ पर, तो इस पर चढ़ेगा तो ये इस तरीके से यहाँ से सीधा निकलेगा। और ये वाला जो है, ये वाली इधर वाला कांटा वो इधर की साइड में हो जाएगा, राइट हैंड साइड को हो जाएगा, तो इनके बीच में गैप बन जाएगा दोनों के बीच में। और जब गैप बन जाएगा तो इसी गैप में देखिए, ये ग्रीन कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ, ये गैप बन जाएगा यहाँ पर, और इसी गैप के माध्यम से ये ट्रेन जो चली जाएगी वो इस वाली पटरी पर जाएगी। आइए, आपको क्लियर हुआ? क्योंकि ये यहाँ मिली हुई होगी, यहाँ पर राइट हैंड साइड में मिली हुई होगी, जहाँ मैंने ग्रीन निशान मारा है राइट हैंड साइड में, तो यहाँ से जब मिलाएंगे तो ये इस तरीके से चक्का यहाँ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रेन मुड़ेगी। अब जब ये ट्रेन निकल जाएगी तब वापसी पे फिर से नॉर्मल कर देंगे, पॉइंट को इधर की साइड ही लगा देंगे। वो मोटर कहाँ से रेगुलेट होगी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से मोटर रेगुलेट नहीं होगी। कभी आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा हो कि ये मोटर यहाँ से रेगुलेट होगी, यहाँ से नहीं होती है, वो स्टेशन के अंदर से ही रेगुलेट होती है। अभी बताऊँगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, अब देखिए, हाँ ये भी देखिए, ये इसी मोटर का एक दूसरा चित्र है, इसमें रोड है देखिए स्पष्ट चमक रही है। ठीक है, तो ये जो होती है, ये जो कांटा है, इसे कांटा या पॉइंट बोला जाता है। यही पॉइंट जब ये रोड इसे इधर की साइड खींचेंगी, इधर की साइड, तो ये इधर मिल जाएगा और चक्का चढ़ के इधर वाली लाइन पर हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब उसे वापस कर देंगे तो चक्का इसके बीच में जाएगा, और बीच में जाने के कारण जो ये वाली पटरी है ना, जो ये वाली पटरी है, ये मेन पटरी, इसी पर चक्का जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को एनिमेशन दिखाता हूँ इसका कि किस तरीके से ये चक्के जाएंगे। एनिमेशन वीडियो है छोटी सी, एक मिनट के लगभग की, उसे आप देखना और वहाँ से समझना। ठीक है, देखते हैं, एक मिनट। ये देखिए, ये एक ट्रेन का चक्का है जो आपको जाता हुआ दिख रहा है लाइन के अंदर। अब देखिए, ये देखिए जो पॉइंट मैंने बताया था वो पॉइंट ऊपर रेड कलर में दिखाई दे रहा है। अब ये चक्का देखिए, नीचे से इसकी संरचना देखें तो ये पटरी के बीच में से चला, पटरी के दूसरे वाले जो लाइन है, राइट हैंड साइड को जो लाइन जा रही है उस पर ये निकल गया। अब देखिए, इसे रिवर्स कर दिया गया। जैसे मैंने बताया था कि इन्हीं रोडों के माध्यम से रिवर्स होता है, अब रिवर्स कर दिया गया। अब चक्का देखिए दूसरी लाइन पर गया है। ठीक है, अब देखिए, अब ये फिर से राइट हैंड साइड पर लगा दिया और ये फिर से देखिए दूसरी लाइन पर गया। तो इतने सिस्टम का रोल होता है इसे लाइन चेंज करने में। इस रोड के माध्यम से देखिए, ये फिर दिखाया है इधर से, ये देखिए अब इस लाइन पर आ गया। ठीक है, तो इसी जो रोड है, इन्हीं रोडों के माध्यम से ये टंग रेल रिवर्स और करी जाती है और वहाँ से चेंज होते हैं। देखिए इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ट्रेन एक लाइन से दूसरी लाइन पर चढ़ती है। अब देखिए, ये तो आपके समझ में आ गया कि हाँ, वास्तव में जो ये मोटर है, ये वाली जो मोटर है, ये मोटर इन अंदर वाली रोडों को इधर उधर खींचती है और उसकी वजह से ये वाला पोर्शन या तो इधर मिल जाता है या इधर मिल जाता है, और जिधर भी मिल जाता है उसी के अकॉर्डिंग ट्रेन का चक्का उस पर चढ़ता है। अब आप कहेंगे कि ये मोटर रेगुलेट कहाँ से होती है, इस मोटर को कौन चलाता है? भाई, इस मोटर को भी तो कोई ना कोई चलाता होगा। क्या ड्राइवर चलाता है? नहीं। देखिए, ड्राइवर जो लोको पायलट हैं, उनका कार्य केवल क्या होता है कि वो सिग्नलों का पालन करते हुए ट्रेन की स्पीड को बढ़ाएं, घटाएं अथवा ब्रेक लगाएं। ये होता है ट्रेन में लोको पायलट का कार्य। अब इसे कौन रेगुलेट करता है? तो ये जो चीज़ है, ये स्टेशन के अंदर से रेगुलेट होती है। जो स्टेशन में पैनल ऑफिस होता है, पैनल ऑफिस के अंदर पैनल रखा जाता है और उस पैनल के माध्यम से ही बटन दबा के इन लाइनों को चेंज किया जाता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको वो चीज़ भी। ये देखिए, ये है पैनल, ये पैनल है जो बहुत बड़े स्टेशन होते हैं। अब मैं आपको इसकी भी पूरी कहानी समझाता हूँ क्या चीज़ है। देखिए, ये पैनल पर जितनी लाइनें होती हैं स्टेशन पर, ये जितनी की जितनी लाइनें हैं, ये सारी लाइनें हैं जो आप देख रहे हैं ना, इसमें ये लाल जो मतलब लाइट की तरह से चल रही हैं, ये सारी की सारी लाइनें हैं। और इन लाइनों पर ही जब हम किसी भी गाड़ी को सिग्नल देते हैं तो वो गाड़ी जब एंटर करती है तो यहाँ पर रेड कलर का दिखाई देता है या येलो दिखाई देता है जब उसका रूट बना देते हैं। तो इस तरीके से ये जो पैनल है, इस पैनल पर इंडिकेशन आता रहता है कि पूरे स्टेशन में किस लाइन पर कहाँ गाड़ी खड़ी हुई है और किस लाइन पर गाड़ी को लेना है। तो जिस लाइन पर गाड़ी को लेना है, ये रेड जो लाइनें आपको लाइटें टाइप दिखाई दे रही है ना, लाइटें, तो ये रूट बने हुए दिखाई दे रहे हैं।
और जिस लाइन पर भी लेना होता है उसी लाइन के रूट बन जाते हैं। अब देखिए जैसे ये नीचे ये स्टेशन मास्टर हैं जो बटन दबा रहे हैं, बटन दबा कर क्या कर रहे हैं, ये रूट बना रहे हैं गाड़ियों का। और रूट कैसा बनता है, वही जो पीछे अभी मैंने दिखाया है कि लाइनों को लगाकर जो वो मोटर थी, वो मोटर यहीं से रेगुलेट होती है। आप पैनल के अंदर देख रहे होंगे, देखिए ये इसमें एक तो रेड कलर के ये बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक इसी में ब्राउन कलर के बटन होते हैं जो पॉइंट बटन कहलाते हैं, रेड बटन जो है सिग्नल बटन कहलाते हैं, और इसमें ही जो पीले वाले बटन है वो संट सिग्नल के लिए बटन होते हैं। संट का मतलब है कि जब गाड़ियों को जोड़ा या काटा जाता है उसे संटिंग बोला जाता है उस प्रक्रिया को। तो दो बटन, रेड बटन और एक जो ब्राउन या ब्लू कलर के होते हैं, इन दोनों को एक साथ दबाने से किसी भी गाड़ी का रूट बनता है और वो सिग्नल आता है। तो जब वो रूट बनाया जाता है तो उसी समय जो अभी पीछे हमने पॉइंट देखा है, देखिए एक मिनट, ये देखिए, जैसे ही वहाँ से हम सिग्नल देंगे और हमने इस वाली लाइन के लिए रूट बनाया जो लेफ्ट हैंड साइड में है, आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली जो मेन पटरी है इसके लिए हम रूट बना रहे हैं, तब ये जो कांटा है इस कांटे को इधर चिपका देना पड़ेगा। और इसे चिपकाने के लिए स्टेशन से ही एक सिग्नल और एक इस लाइन का रूट हर लाइन के अलग अलग होते हैं, तो एक सिग्नल और इसी लाइन का रूट देंगे, तब ये ऑटोमेटिक ये रोड है इसे इधर की तरफ खींच लेंगी और ये यहाँ चिपक जाएगा। बाकी की प्रक्रिया फिर मैं आपको समझा चुका हूँ कि किस तरीके से चक्का चढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपको ये बात समझ में आती है कि ये जो रेगुलेट होता है वो स्टेशन के अंदर से रेगुलेट होता है। ठीक है, ये चित्र मैंने आपको दिखाया है इसीलिए। अब देखिए मैं और आपको इसके पैनल के चित्र दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी अलग अलग तरीके के पैनल होते हैं, ये भी देखिए रूट दे रहे हैं। यहाँ पे लाइन कम है, जो पहला वाला चित्र दिखाया था उसमें बहुत सारी लाइन थी किसी स्टेशन में, और ये जो है इस स्टेशन में 3-4 ही लाइनें हैं। ये लाइनें इंडिकेट करती हैं जो स्टेशन की लाइनों को। ठीक है, और ये देखिए आप सिग्नल भी देख रहे हैं, ग्रीन कलर के सिग्नल हो रहे हैं। तो ये सारे इंडिकेशन पैनल पर ही स्टेशन मास्टर को मिलते रहते हैं और अकॉर्डिंग टू कंट्रोलर के निर्देश के अनुसार ही इन लाइनों पर ट्रेन को लिया जाता है। अब देखिए 8वें के बाद मैं एक और आपको दिखाता हूँ। ये भी देखिए एक तरीके का पैनल ही है, पैनल के कई तरीके के प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ देखिए आप, तो इसमें जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये रूट बने हुए हैं, ये इस लाइन का रूट बना हुआ है इसका। तो ये लाइनें हैं सारी, जितनी भी एक स्टेशन पर लाइनें होती हैं वो सारी इस पैनल पर इंडिकेट होती रहती हैं, और यहीं से हम रेगुलेट करते हैं कांटों को अथवा पॉइंट को। ठीक है, ये भी देखिए कि ये बहुत छोटे स्टेशन का एक पैनल दिया गया है। ये देखिए इसमें ये सिंगल लाइन रूट का है। ठीक है, सिंगल लाइन है और यहाँ से स्टेशन पर फिर ये 2 लाइनें इसकी एक्स्ट्रा है। तो ये सारा इंडिकेशन हमें यहाँ पर मिलता रहता है, और यहीं से हम 2 बटन दबाकर सिग्नल और रूट दबाकर किसी भी गाड़ी के सिग्नल देते हैं और फिर ये चेंज हो जाती है। चलिए ठीक है, एक पैनल ये है देखिए। ठीक है, एक ये भी पैनल है। तो ये पैनल पर इस तरीके से बटन होते हैं, और कोई भी प्रक्रिया जो की जाती है पैनल पर वो 2 बटन दबाकर की जाती है जो स्टेशन मास्टर करते हैं। तो मैंने आप लोगों को आज देखिए बताया कि किस तरीके से ट्रेन एक लाइन से दूसरी लाइन पर चेंज होती है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और आप लोगों से लास्ट में यही अनुरोध है कि हमें सपोर्ट करते रहिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो ऐसी वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ जो आपकी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है, आपकी जानकारी बढ़ाने में काफ़ी सहायक है। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। धन्यवाद।